तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां प्लेयर ने अनजाने में ही फायर इंसिडेंट्स का जिक्र किया और देर से हार्डिन की साइड देखा, लेकिन हार्डिन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तो प्लेयर सोचती है कि जो राड के शब्द हार्डिन पर भी लागू होते हैं। हार्डिन की मदर अपने जीवन में अपनी धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थी। उन्होंने कमजोरों की सेवा की और दान दिया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी। कुछ लोग चुपचाप उन्हें सेंट के रूप में पूजते थे। जब अचानक इंसिडेंट्स में उनकी डेथ हो गई तो जेरार्ड को इसका गहरा शोक हुआ और जेरार्ड ने खुद डेनमार्क के ड्यूक और डचेस के फ्यूनरल की रस्में पूरी की थी, जो कि एक पॉप के लिए गैर पर्सन के फ्यूनरल में भाग लेना इतिहास में एक रेयर घटना थी। तो ये संबंध आज तक कायम है और डेनमार्क ड्यूक फैमिली अभी भी पूर्व डचेस के नाम पर भारी मात्रा में वार्षिक दान करता है। जेरार्ड सोचता है कि अब मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ तो ये काफी अजीब कोइंसिडेंस है। नोबल और इंपीरियल फैमिली के दो बच्चे जो दुखद घटनाओं के जरिए से मुझसे जुड़े हुए थे, वो अब मैरिज के बंधन में बंध गए हैं। बातें करते करते वे तीनों टेंपल तक पहुंच गए। वहां पर प्रे के लिए इकट्ठा हुए नोबल्स की भीड़ थी। वो सभी हैंडरफील्ड में हुई घटना के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। जेरार्ड रुकता है और कहता है कि आप आगे बढ़िए, मैंने बाहर कुछ तैयारियां कर रखी है, तो मैं जल्द ही टेंपल में आ जाऊंगा। जेरार्ड को इसी वक्त प्लेयर के कपड़ों के बीच में से एक धुंधला सा जादुई रेड सर्कल दिखाई देता है। इसे देखकर जेरार्ड की आंखें ठंडी पड़ गई। उन दोनों को ज्यादा देखकर जेरार्ड ने धीरे से कुछ बुदबुदाया। फिर कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है जहां बैठा छोटा आयमन प्लेयर की साइड देखकर रोने लगता है। वो खेलने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। जब प्लेयर ने बकेट में हाथ डाला तो आयमन का पीबी मानो इंतजार करते हुए अपनी पीठ के बल लेट जाता है। फिर प्लेयर ने आयमन को अपना हाथ बढ़ाया और सोचती है कि गिल्ड को अभी तक मुझसे संपर्क कर लेना चाहिए था। गिल्ड को सौंपी गई डिवोर्स की तैयारियां या हमलावर की पहचान को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई थी। वहीं एग्नेस के साथ भी अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन उसमें भी मेरी यादों में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। इस तरह प्लेयर ने न्यू ईयर के बाद से नीरस दिन बिताए थे। वो आयमन की देखभाल कर रही थी और मेसन से घर की मालकिन के कर्तव्य सीख रही थी। तब से उसे हार्डिन को सिर्फ कुछ ही बार देखा था, लेकिन उसकी मानसिक शांति के लिए उसे न देखना ही बेहतर था। उसे नीरस शांति अच्छी लग रही थी। इसके अलावा प्लेयर ने डिवोर्स के बाद वो जिस देश में रहेगी उसके बारे में और ज्यादा किताबें पढ़ी। तभी एक मेड कहती है कि मैडम कि मैं अमाइन के बेबी के लिए मिल्क लेकर आई हूँ। मेड की आवाज़ सुनकर प्लेयर अपने थॉट से बाहर आ जाती है। तभी प्लेयर को एहसास हुआ कि ये उन मेड्स में से एक थी जिनकी सैलरी रीना को परेशान करने के लिए कट की गई थी। हार्डिन को भी इस घटना की भनक लग गई थी और शायद डर के मारे उन्होंने तब से रीना को छुआ तक नहीं है। इस मेड का नाम मेली था। प्लेयर सोचती है कि इसने रीना के साथ जो किया वो निस्संदेह गलत था, लेकिन उससे पहले ही सजा मिल चुकी है और मामला खत्म हो चुका था। प्लेयर सोचती है कि पहली डेथ तक मैं ड्यूक की फैमिली के लोगों के करीब नहीं आ पाई, लेकिन इस बार शायद मामला अलग हो। वो आगे सोचती है कि हार्डिन ने विलन की भूमिका निभाते हुए जितना मैंने एडवाइस दिया था उससे कहीं अधिक ज्यादा उसने सजा दी थी। इसलिए अगर मैं अब हाथ बढ़ाती हूँ तो मैं आसानी से उनके करीब आ सकती हूँ। मुझे किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे रीना को भी फायदा होगा। प्लेयर ने मेड को मिल्क के लिए शुक्रिया कहा तो मोली कहती है कि नहीं नहीं, ये तो मेरा काम है। वो घबराकर सोचती है कि अब सोचूं तो सही से, मैंने उस वक्त के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी और ना ही रीना से। मेड सोचती है कि फिर भी मुझे इस मुद्दे को उठाने से डर है कि मैं कहीं डचेस की शांत वातावरण न बिगाड़ दूं। तभी साइड से आयमन के बेबी की हल्की सी आवाज़ आती है तो उसकी निगाहें उस साइड जाती है और वो छोटे जीव पर टिक जाती है। तो ये देखकर प्लेयर ने बोलना शुरू किया कि तुम जानवरों को पसंद करती हो क्या? तो मोली कहती है कि ओ हाँ। तभी मोली प्लेयर के सामने झुककर कहती है कि डचेस, उस वक्त के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं शिष्टाचार के बिना पले बड़े होने की वजह से
मैं अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा घमंडी थी। मैं ठीक से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसके अचानक माफ़ी मांगने से ब्लेयर हैरान होकर पलकें झपकाती है और फिर धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपकी माफ़ी एक्सेप्ट करती हूँ। इसके बदले में क्या तुम इस आयमन की बीबी का ख्याल रखोगी? तो ये सुनकर मोली कहती है कि जी मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। ब्लेयर कहती है कि वैसे इसका नाम बीबी है। मोली सोचती है कि हमारी मैडम को नामकरण करने का कोई भी ज्ञान नहीं है, फिर भी नाम काफ़ी हद तक प्यारा है। इसी वक्त दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जो कि बटलर था। फिर ब्लेयर मेज की साइड जाती है जहाँ टेबल पर दस्तावेज रखे थे। ब्लेयर ने पास आ रहे मेसन को दस्तावेज सौंप दिए और कहती है कि ये बजट योजना मैंने पिछले सालों की बजट योजना के आधार पर बनाई है, तो इसे देखो। वही बटलर मन ही मन हैरान था और सोचता है कि डचेस ने पिछले बजट योजना संबंधी सामग्री मांगी थी, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में खुद बजट बनाएगी। मुझे लगा कि वो सिर दर्द पैदा करने वाले उन आंकड़ों पर कुछ बार नजर डालेगी और जल्द ही उन्हें एक तरफ रख देगी। मेसन ने ब्लेयर की लगन को ही योग्य मानते हुए ब्लेयर की बनाई गई बजट योजना की जांच शुरू की। मेसन की जांच का इंतजार करते हुए ब्लेयर अपनी उंगलियों से खेल रही होती है। वो अपनी चिंता को छिपा नहीं पा रही थी। जैसे जैसे उनकी समीक्षा लंबी खिंचती गई, बढ़ती चिंता के साए में ब्लेयर ने पहले बोलना शुरू किया, मैंने इसे प्रैक्टिस के तौर पर बनाया है, तो इसलिए अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो मुझे बेझिझक बताइए। तो बटलर कहता है कि नहीं, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि क्या ये सच में पहली बार है और आपने इसे अकेले बनाया है। ये सुनकर ब्लेयर हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि मेसन एक सर्वेंट के रूप में अपनी सीमा से बाहर जाने वाला पर्सन नहीं है, ना ही तो वो झूठी चापलूसी करता था, और इसलिए ये तारीफ उसके सीधे दिल से निकली है। बटलर कहता है कि हम इस योजना के आधार पर इस वर्ष का बजट लागू कर सकते हैं। तो तारीफ सुनकर ब्लेयर का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एस्मेरिल्डा की डेथ के बाद से उसने किसी से तारीफ नहीं सुनी थी। उसकी अपने पूरे जीवन में तारीफ हमेशा उसके भाई के लिए ही होती थी, क्योंकि कैटरीना नहीं चाहती थी कि ब्लेयर इवान से आगे निकले। अगर ब्लेयर को कभी अपने फादर एम्पर से कुछ बेहतर मिलता तो कैटरीना उससे ईर्ष्या और द्वेष करती, मानो वो चीज़ इवान से छीन ली गई हो। तो कैटरीना उसे छीनकर अपने बेटे इवान को दे देती थी। मदर के स्नो की एक झलक पाने के लिए तरसते हुए ब्लेयर ने अपनी प्रतिभा को छिपाए रखा था। वो हमेशा इवान से एक कदम पीछे रही। वो 20 साल तक इसी तरह से जी रही थी। वो सोचती है कि अरे, मैं भी कुछ अच्छा काम कर सकती हूँ। मेसन ने पोलाइटली साफ रूप से ब्लेयर को बताया कि इसमें क्या क्या ठीक करने की ज़रूरत है। कुछ देर बाद रीना एक्साइटेड होकर डोर ओपन करते हुए अंदर आते हुए कहती है कि योर ग्रेस अभी। तभी रीना ने अचानक मेसन को देखा और वो चुप हो गई। मेसन के जाने के बाद रीना कहती है कि गिल्ड ने हमसे संपर्क किया है। वहीं दूसरी साइड हार्डिन अपने कैरेज में बैठा होता है और हार्डिन कैरेज की खिड़कियों से गुजरते हुए नज़ारों को उदासीनता से देख रहा था। वहीं रसेल उसे कंडीशन पर बातें बता रहा होता है, पर रसेल की कंडीशन पर दी गई आवाज़ उसके कानों से गुजर रही होती है। तभी वो एक फ्लैशबैक याद करता है जब कुछ दिन पहले एग्नेस रिपोर्ट लेने आई थी। एग्नेस ने कहा था कि मैं शुरू से ही दर्दनाक यादों को कुरेदने के बदले पहले मैं अच्छी यादों को याद करा रही हूँ, लेकिन डचेस ने जल्दी खुलकर बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए चीज़ें अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। और उसने हार्डिन से कहा था कि एम्प्रेस एस्मेरिल्डा अक्सर मैडम की सुखद यादों में आती है, शायद इसलिए उन्होंने उन यादों को कुरेदने से परहेज किया है। उन्हें डर है कि जिस पर उन्होंने इतना यकीन किया, जिस पर वे इतना डिपेंड थी, उसने सचमुच उन्हें मारने की कोशिश की होगी। तो हार्डिन चिढ़ते हुए कहता है कि क्या ऐसे अनमोल पर्सन के बारे में जानने के बाद भी उन पर गलत आरोप लगाया जा सकता है। तो एग्नेस कहती है कि दुर्घटना में उन्हें गंभीर चोटें आई। जब वे होश में आई तो उन्हें कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था
और उनके आसपास के लोग कह रहे थे कि उस पर्सन ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की है और सदमे की वजह से वो अपनी याददाश्त खो बैठी। तो हार्डिन गुस्से में कहता है, या फिर वो अपनी मदर कैटरीना को झूठा नहीं बनाना चाहती है। स्वार्थी सोच। तो एग्नेस ब्लेयर का बचाव करते हुए कहती है कि महज 11 साल के बच्चे के पास खुद से परे सोचने की गुंजाइश नहीं होती और ड्यूक आप भी उनकी सुखद यादों में अक्सर दिखाई देते हैं। तो हार्डिन सरप्राइज होकर कहता है कि मैं भी। तो एग्नेस उसे सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती है कि इसका मतलब है कि वो आप पर इतना यकीन करती थी और आप पर डिपेंड थी और आपसे इतना प्यार करती थी, इसलिए कभी कभी योर ग्रेस आपके लिए उस वक्त के बारे में सीधे मैडम से बात करना अच्छा हो सकता है। वो फ्लैशबैक से बाहर आता है। हार्डिन ने एग्नेस की बातों को मजाक में खारिज कर दिया और सोचता है कि प्यार कितना मजाकिया सच है। वो सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मौजूदा प्लेयर मेरे लिए क्या फीलिंग्स रखती है, लेकिन ये डेफिनेटली रूप से उस तरह की फीलिंग्स नहीं है जिसका जिक्र एग्नेस ने किया है, वो भी खास तौर पर प्लेयर के हालिया बिहेव को देखते हुए। जिस दिन से प्लेयर को गिल्ड में जाते हुए देखा गया था, तब से वो निजी वजह से अकेले बाहर नहीं निकली है। वो सोचता है कि वो शायद गिल्ड से संपर्क करने का इंतजार कर रही है, या तो मेरी पीठ पीछे छिपकर गिल्ड से संपर्क करना और भविष्य देखने के बारे में बेतुकी बातें करना। वो आगे सोचता है, लेकिन मैं उस मासूम चेहरे को देखकर कभी कभी मुझे लगता था कि उसकी सस्पिशियस हरकतें शायद मेरी गलत फहमी हो। वो आगे सोचता है, यहाँ तक कि मैं ये भी सोचने लगा था कि क्या वाकई में जादुई जीव प्रकट नहीं हुए थे जैसा उसने कहा था। नहीं, शायद मैं सिर्फ यही मानना चाहता था। हार्डिन ने खुद का मजाक उड़ाया और यही वजह थी कि वो न्यू ईयर के बाद ब्लेयर से मिलने जुलने से बचने की कोशिश कर रहा था। वो सोचता है कि मेरा इरादा उस भोले भाले चेहरे के झांसे में दोबारा आने और धोखा खाने का बिल्कुल भी नहीं है। एक बार का अनुभव ही मेरे लिए काफ़ी था। गाड़ी अब स्ट्रेट से निकलकर थिएटर के पीछे से गुजर रही होती है। वही हार्डिन की निगाहें अनमने ढंग से खिड़की की साइड गई और उसने देखा कि तभी एक गाड़ी से कोई उतरा है और उस पर्सन की पीठ जानी पहचानी थी। हार्डिन ने किराए की गाड़ी से उतरती हुई उस लेडी को तुरंत ब्लेयर के रूप में पहचान लिया। उसने देखा कि उसके पास कोई नाइट नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ बेशक उसके ऑर्डर पर वो पास से ही केयरफुली उस पर नज़र रख रहे होंगे। ब्लेयर अपने साथ रहने वाली मेड के साथ थिएटर के पिछले दरवाजों से अंदर दाखिल हुई। तभी रसील कहता है कि योर ग्रेस, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। तो हार्डिन ने इनकार करने के बदले थिएटर की साइड इशारा करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि उस थिएटर में इस वक्त कौन सा नाटक चल रहा है। तो रसील कहता है, जहाँ तक मुझे पता है ये प्राचीन काल में घटित एक वीर गाथा है जिसे एक ड्रामे में कन्वर्ट किया गया है। वो आगे हेजिटेट होते हुए कहता है, लेकिन खैर नाटक तो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, लेकिन असल में ये नोबल्स की सीक्रेट मीटिंग का प्लेस है। नोबल सोसाइटी में बिना प्यार के निर्धारित मैरिज और इसी वजह से प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए सजग नोबल पर्सन अपने लव अफेयर को खुलेआम दिखाने से बचते थे। तो हार्डिन हैरान होकर पूछता है कि सीक्रेट मीटिंग। तो रसेल कहता है कि जी हाँ, क्या आपको नहीं पता था? सीक्रेट मीटिंग, गुप्त बैठकें। ये सुनकर अचानक हार्डिन के मन में एक नाम उभर आता है जो कभी उसकी वाइफ के मुंह से निकला था, एसिल। तो तुरंत हार्डिन की निगाहें पिछले दरवाजे की साइड जहां ब्लेयर अंदर गई थी उस साइड जाती है। उसकी आंखें एकदम निर्मम रूप से ठंडी हो जाती है।